हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फ्रेश फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज 30 अगस्त का करंट अफेयर्स लेके, जिसमें हम लोग एक एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स की भी चर्चा हम लोग करते चलेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइए। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल का बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं न्यूज़ डिस्कस करता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसी न्यूज़ को मैं डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज मैं न्यूज़ को नेगलेक्ट करके चलता हूँ। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं आज 30 तारीख के करंट अफेयर्स की, और आज की शुरुआत हम लोग करते हैं आरबीआई के साथ। और आरबीआई के साथ शुरू करते हैं। चलिए, आरबीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जब हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसमें इस कोड को भी चर्चा हम लोग करेंगे। आरबीआई ने बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया को भंग करने का फैसला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। पीएमजेडीवाई के 6 साल पूरे हुए। 3 न्यूज में आज पहले लिख देता हूं। आज पहले थोड़ा सा संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व विभाग के 7 नए सर्किल बनाने की घोषणा की है। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है न्यूज को ले सकते हैं। अब चलते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे क्या है। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया को भंग करने का फैसला ले लिया है। यानी बैंकों के लिए स्पेशल जो कोड था, एक स्टैंडर्ड मानक इन लोगों का जो तय किया जाता था, उसको आरबीआई ने भंग करने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ से प्यारे बच्चे क्वेश्चन क्या बनेगा, हाल ही में आरबीआई ने किस संस्था को या किस कोड को भंग करने की घोषणा की है? तो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, BCSBI। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, BCSBI। इसको भंग करने का आरबीआई ने फैसला लिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑस्बर्न स्मिथ। और अभी वर्तमान में कौन गवर्नर है? शक्तिकांत दास। उर्जित पटेल इसके पहले वाले गवर्नर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। ये तो आरबीआई का न्यूज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का 6 साल पूरा हो गया। यानी कि 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। यह योजना सभी भारतीयों को, जो भी बैंक से जुड़े नहीं हैं, उनको बैंक से जोड़ने की एक सुनहरी कोशिश थी, एक सुनहरा प्रयास था। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने साल पूरे हो गए? 6 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसके तहत 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 30,000 का इंश्योरेंस और एक डेबिट कार्ड और 10,000 की ओडी की फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, यानी कि कल्चर मिनिस्ट्री ने भारतीय पुरातत्व विभाग के, यानी कि वैसा विभाग जो क्या करता है, रिसर्च वगैरह करते रहता है पुरानी बिल्डिंग वगैरह का, कि कितना वर्ष पुराना है, कौन से
विरासत अभी बचा हुआ है, कौन से हमारे धरोहर अभी बचे हुए हैं, उनको कितना साल बने हुए हुआ, ठीक है। तो उनके 7 नए सर्किल बनाने की घोषणा की है, यानी कि 7 नए उसके ऑफिसेस वगैरह और बढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस पुरातत्व विभाग के कितने नए सर्किल बनेंगे, 7। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 साल और बीसी और बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड को आरबीआई ने भंग करने का फैसला लिया है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बात करेंगे, तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, जिनको भी इस वीडियो का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल अफेयर्स फॉर नौकरी से जुड़ जाए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 51वां IFFI 20 नवंबर 2020 को गोवा में शुरू होगा, ठीक है। यह जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, FILM, फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल का क्या होता है, या फिल्म फेस्टिवल होता है जो हमारे यहाँ इंडिया में क्या मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। तो इस साल 51वां संस्करण मनाया जाएगा IFFI का, और कब से मनाया जाएगा, तो 20 नवंबर 2020 से मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा, तो गोवा में मनाया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे, गोवा की राजधानी है पणजी, और यह मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, गोवा के CM कौन है, प्रमोद सावंत, और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट बात करेंगे कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होगा, यह ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने इस साल क्या कहते हैं, कोविड-19 के चलते सभी थिएटर सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं, जिसके वजह से इनमें इस टाइम में बहुत सारी फिल्मों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। उनको भी इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया जाएगा, उनको भी पुरस्कृत करने की बात की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यायमूर्ति ठीक है, न्यायमूर्ति AR लक्ष्मणन, ठीक है, का निधन हो गया भाई, का निधन हो गया। तो यहाँ से ही क्वेश्चन क्लियर है कि भाई न्यायमूर्ति का बात है, यानी किसी न किसी कोर्ट के क्या रहे होंगे, न्यायाधीश रहे होंगे। तो यह जो थे हमारे SC के पूर्व न्यायाधीश थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, ठीक है। तो याद रखिएगा AR लक्ष्मण का निधन हुआ, वो क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, पूर्व न्यायाधीश थे, यानी कि जज थे। चलिए, और ये तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु से, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस स्टेट से था, तो ये तमिलनाडु से थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक वासमैन का निधन हो गया, ठीक है। यह दक्षिण को कैरोलिना के क्या थे, स्टार की बात है, यानी कि यह दक्षिण कैरोलिना एक कंट्री है जिसके क्या थे, अभिनेता थे, ठीक है। ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक वासमैन का निधन हो गया, यानी कि ये क्या थे, ये यहाँ पे इनका नाम हो गया, और ब्लैक पैंथर इनका उपनाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तब तक आप लोग आप लोग इसको शेयर कीजिए।
हाँ, अभी जो मरे हैं न्यायाधीश साहब वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है, करते क्या है, तमिलनाडु से है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, और वहाँ के सीएम कौन है, पलानीस्वामी। गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे परमाणु परीक्षण के खिलाफ। परमाणु परीक्षण के खिलाफ 29 अगस्त को ठीक है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यह कब से मनाया जाता है, तो याद रखिएगा यह 2010 से मनाया जाता है। यह 2010 से मनाया। परमाणु परीक्षण यानी कहने का मतलब कि 2010 से मनाया जाता है, और इसका मनाने के एक ही मकसद है कि कोई भी कंट्री अब अपना परमाणु परीक्षण नहीं करे, यानी कि एटम बम वगैरह नहीं बनाए, ठीक है। एटम बम किसी के लिए भी क्या होता है, घातक होता है, क्योंकि उसका नमूना आप लोग याद कीजिएगा हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहरों पे हो चुका है, ठीक है। तो इसके चलते इसको 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और यह 2010 से मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस। हम लोग कल के भी वीडियो में बात किए थे। राष्ट्रीय खेल दिवस यह 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के याद में, उनकी जन्मतिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आज के वीडियो में डिस्कस अभी करूंगा, और प्रयास करूंगा कि ये जो स्पोर्ट्स अवार्ड जो मिले हुए हैं इन लोगों को, ठीक है, उनका एक अलग से मैं आप लोग को स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। बहुत लोग करा भी दिए हैं, बट मैं उसको थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करके उस पर, तो मैं आपको हो सके कि आज शाम के वीडियो में हो जाए या कल के वीडियो में, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग बात करेंगे कि इन लोगों का जो है थोड़ा सा पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है, बढ़ा दी गई है, ठीक है। किसकी पुरस्कार राशि, राष्ट्रीय खेल दिवस पे हम लोग कल बात किए हुए थे कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। ये सभी पुरस्कार खेल जगत में दिए जाने वाले पुरस्कार है, और इसकी घोषणा, ठीक है, इसकी घोषणा किसके दिन, आज राष्ट्रीय खेल दिवस पे ये किया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा इन लोगों को सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि इनमें कुछ अब की बार जो हुआ है 2020 में जो हुआ है, ठीक है, इनकी राशि बढ़ा दी गई है, जो 2008 में पिछली बार बढ़ाई गई थी, ठीक है। 2008 में पिछली बार बढ़ाई गई थी और 2020 में अभी बढ़ाई गई है। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर ले। यहाँ मैं लिख देता हूँ पुराना, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नया, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ पुरस्कार। याद रखिएगा बाबू, ये पूछा जाएगा इस साल, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो ये पूछा जाएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न, इनका पुराना था 7.5 लाख, 7.5 लाख, अब मिलेगा 25 लाख, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, इनका पुराना था 5 लाख, अब ये हो गया 15 लाख, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, ठीक है। इनका था 5 लाख, अब हो गया है 15 लाख, और रेगुलर यानी कि जो हर साल मिलता है, दोबारा तिबारा भी मिल सकता है, लाइफ टाइम एक ही बार मिलता है, ठीक है। तो इसका भी रेगुलर का 5 लाख था पहले, ठीक है, अब हो गया 10 लाख। एक चार्ट बना के इसको लिख ही लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है। अभी इसमें बाकी है कुछ और, मैं लिखाता हूँ इसमें,
ठीक है, इसी तरह से लिखिएगा। ठीक है, नीचे थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है। चलिए, ध्यानचंद 5 लाख से 10 लाख। ध्यानचंद, ठीक है, पहले 5 लाख था, अब कितना हो गया 10 लाख। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इस पुरस्कार को किस क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है। हमको पता है कि सभी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये पूरे साल में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पूरे साल में अभी तक का जो भी फीडबैक रहा उनमें। ठीक है, अब पूरे साल में बेस्ट योगदान के लिए क्या दिया जाता है, अर्जुन दिया जाता है। यानी अभी तक के कैरियर में बेस्ट योगदान के लिए राजीव गांधी। ठीक है, और किसके लिए, साल के अंदर यानी 1 साल के लिए कौन, अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम यानी कि कोच उन लोग को दिया जाता है, जो ट्रेनर हैं उनको दिया जाता है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट कब दिया जाता है, उनकी पूरी जीवनी के आधार पर दिया जाता है कि तो उन्होंने कितने दिन कोचिंग में बिताए, यानी मतलब कितने दिन कोच रहे और किस तरह से प्रशिक्षण उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को या अपने प्लेयर्स को दिया। ठीक है, तो यह द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है रेगुलर और लाइफ टाइम। रेगुलर तो हमेशा मिल सकता है, लेकिन लाइफ टाइम लाइफ में एक ही बार मिलता है। ध्यानचंद पुरस्कार जो है यह हॉकी प्लेयर्स को दिया जाता है। ठीक है, मैं इस पे आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो एकदम फ्रेश वीडियो दूंगा। इस साल किनको किनको दिया गया है और उनका किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस खेल से बिलोंग करते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। इसके लिए खेल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पे एक अलग से मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। चुनौती एक अगली पीढ़ी, चुनौती एक अगली पीढ़ी। ठीक है, पीढ़ी हो गया, पीढ़ी स्टार्टअप प्रतियोगिता केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, यदि कहने का मतलब चुनौती उस पोर्टल का नाम है, उस प्रतियोगिता का नाम है, याद रखिएगा, चुनौती उस पोर्टल का नाम है, उस प्रतियोगिता का नाम है। ठीक है, क्यों, किसके लिए, तो एक अगली पीढ़ी स्टार्टअप के लिए, यानी कि जो नए स्टार्टअप लाना चाहते हैं, नए तरह का बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या शुरू किया गया है, एक पोर्टल शुरू किया गया है, एक सिस्टम शुरू किया गया है जिसका नाम है चुनौती एक अगली पीढ़ी स्टार्टअप प्रतियोगिता। यह किसके द्वारा शुरू किया गया, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा शुरू किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी किस मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, कौन से मंत्री हैं बाबू, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, यह रविशंकर प्रसाद जी मंत्री हैं। ठीक है, यह किनके लिए शुरू किया गया है, तो यह नए स्टार्टअप्स के लिए शुरू किया गया। अब बात आएगी कि इसके लिए कुछ अमाउंट वगैरह भी दिया गया है, तो ऑफकोर्स अमाउंट दिया गया है कितना, 95.03 करोड़। और यह जो होगा इसमें 300 स्टार्टअप को शामिल किया जाएगा और प्रत्येक के लिए लगभग 25 लाख की राशि अलॉट की जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इस योजना के तहत 300 स्टार्टअप को शामिल किया जाएगा और प्रत्येक को लगभग 25 लाख तक उन लोगों को लोन दिया जाएगा और उसके माध्यम से उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि रोजगार मांगने से अच्छा कि रोजगार दीजिए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई है। तो याद रखिएगा कितनी राशि अलॉट की गई है, तो 95.03 करोड़। कितने शामिल किया जाना है, 300, और कितने प्रत्येक को दिया जाएगा, 25 लाख देने की घोषणा की गई है। देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस, ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की पहली समुद्री
एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, ठीक है। प्रतीक्षा, PRATHEKSHA, प्रतीक्षा केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया। याद रखिएगा कौन सा, देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस, यानी कि कहने के मतलब कि समुद्र के अंदर भी किसी को अगर बीमारी होता है या कोई तरह का दुर्घटना वगैरह होता है तो वहां भी एम्बुलेंस फैसिलिटी दिया जाएगा। और उसका नाम क्या है उस फैसिलिटी का, तो प्रतीक्षा। उस फैसिलिटी का उसका नाम क्या है, तो प्रतीक्षा। और यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो केरल द्वारा शुरू किया गया है। तिरुवनंतपुरम जो उसकी राजधानी है वहीं की समुद्री किनारे से, इसको समुद्री पोर्ट से शुरू किया गया है। और यह जो है, यह प्रतीक्षा जो है कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है। केरल की राजधानी भी है कहाँ, तिरुवनंतपुरम। और पी विजयन यहाँ के सीएम हुए। और कौन है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या हुए, गवर्नर हुए। यहीं पे सबरीमाला, ठीक है, मंदिर है। आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, शिंजो आबे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जगह, शिंजो आबे ने इस्तीफा की घोषणा की है। इस्तीफा की घोषणा की, ठीक है। यह किस, तो जापान के भाई पीएम थे, यह 2012 से थे, बहुत लंबे समय से थे। शिंजो आबे कहाँ के पीएम थे, जापान के पीएम थे। और इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा की घोषणा कर दी। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी यहाँ चलती है येन, और यहाँ इसकी राजधानी टोक्यो, करेंसी येन। अब सीएम ने क्या किया, इस्तीफा लिख दिया। और इसी जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पे 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने क्या किया था, एटम बम गिराया था। एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। 6 को हिरोशिमा पे और 9 को नागासाकी पे। ठीक है, अभी हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। और इसी के जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई बनने वाली है, याद रखिएगा। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है जूडो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत सिंगापुर रक्षा नीति। भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 14वीं, याद रखिए कौन, 14वीं बैठक आयोजित की गई। 14वीं बैठक आयोजित की गई। अब याद रखिए भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 14वीं बैठक आयोजित की गई। कल के वीडियो में हम लोग बात किए थे। भारत वियतनाम की 17वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें रक्षा वगैरह, रक्षा, व्यापार, आतंकवाद सब पे समझौता हुआ। यहाँ सिर्फ रक्षा पे बात हुई और दोनों देशों के रक्षा सचिव ने इसमें भाग लिया। तो आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि भारत के रक्षा सचिव कौन है, हु इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, हु इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ड्वेन ब्रावो ने T20 में 500 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी बने। ठीक है, ड्वेन ब्रावो T20 में, ठीक है, 500 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं। अब बात आएगी कि ड्वेन ब्रावो किस कंट्री से है बाबू, तो याद रखिएगा ये है वेस्ट इंडीज। ठीक है, किस कंट्री से है, वेस्ट इंडीज से है।
तो बस यहाँ याद रखिएगा T20 में 500 विकेट किनके नाम से, ड्वेन ब्रावो के नाम से है, और ये क्या के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं। एक और है थरांग परविताना, थरांग, मैं इसे बोल देता हूँ, थरांग परविताना ने संन्यास की घोषणा कर दी है। यह हमारे श्रीलंकाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग कल तो मंडे है, तो मंडे को तो सुबह में 8 बजे हम लोग बैंकिंग डिस्कस करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पार्ट 2 में कल मैं आप लोग से मिलूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में जितना पॉसिबल हो पाए उतना शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।